हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक नए चैप्टर पर वीडियो बनाएंगे और वो चैप्टर होगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो पूरे वीडियो की भांति मेरे साथ जुड़ने के लिए फ्यू सेकंड्स क्लोज योर आइज। ओके, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इसको हिंदी में बोला जाता है विद्युत रसायन। विद्युत रसायन इसकी डेफिनेशन होती है भौतिक रसायन की वह शाखा जिसके अंतर्गत विद्युत ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा में पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। मतलब इट इज़ अ ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री विच डील विथ म्यूचुअल रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल एनर्जी। तो डेफिनेशन हो जाएगी भौतिक रसायन की वह शाखा जिसके अंतर्गत विद्युत एवं रासायनिक ऊर्जा में परस्पर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। विद्युत रसायन के दो पार्ट होते हैं। यहाँ पे इसका थोड़ा ब्लॉक डायग्राम देखते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री दो ब्रांच होता है। फर्स्ट ब्रांच की केमिकल एनर्जी या केमिकल रिएक्शन conduct by supplying electrical energy मीन्स विद्युत ऊर्जा सप्लाई करके रासायनिक अभिक्रिया संपन्न की जाती है। विद्युत अभिक्रिया सप्लाई करके रासायनिक अभिक्रिया संपन्न कराई जाती है। दूसरा इसका ऑपोजिट है जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय केमिकल रिएक्शन। रासायनिक ऊर्जा या रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप विद्युत धारा प्राप्त की जाती है। फिर से एक बार रिमाइंड कर दूं, इसमें क्या होती है, केमिकल रिएक्शन संपन्न होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई करने से, और यहाँ पर क्या होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी उत्पन्न होती है रासायनिक अभिक्रियाओं से। तो इसको हम बोल सकते हैं, यहाँ पर अगर दूसरी डेफिनेशन लिखें तो ये हो जाएगा इट कन्वर्ट। यहाँ ध्यान देंगे ये हो रहा है, ये सप्लाई कर रहे हैं, इसलिए इट कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। और इसके अपोजिट ये हो जाएगा इट कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी।
मतलब ये क्या करती है, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलती है, जबकि ये क्या करती है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। इस प्रोसेस को कहा जाता है इलेक्ट्रोलाइसिस, और या इसको हम बोलते हैं विद्युत अपघटन कहते हैं, और इसको कहा जाता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, या फिर केवल हम सेल कह सकते हैं, ऑल बैटरीज। इस तरह से 3 बेसिक डिफरेंसेस हैं इन दोनों ही पार्ट्स पर, जो हमारी मस्तिष्क पर हमेशा होना चाहिए। फिर से एक बार रिपीट कर दूं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भौतिक रसायन की वह शाखा जिसके अंतर्गत विद्युत एवं रासायनिक ऊर्जा में परस्पर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के 2 पार्ट होते हैं। फर्स्ट पार्ट में क्या होती है, केमिकल रिएक्शन संपन्न कराया जाता है विद्युत ऊर्जा सप्लाई करके। दूसरा क्या होता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी उत्पन्न की जाती है रासायनिक अभिक्रिया के दरमियान। इसमें क्या होती है, इट कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू द केमिकल एनर्जी। ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, और ये केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इस प्रोसेस का नाम स्पेशली होता है इलेक्ट्रोलाइसिस, विद्युत अपघटन कहा जाता है, जबकि इस प्रोसेस के करेस्पॉन्ड होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ऑल बैटरीज, जो हम यूज़ करते हैं अपने डेली लाइफ में, वो सब इसके अंदर आते हैं। ये तो हो गई बेसिक डिफरेंसेस या 2 ब्रांचेस की स्पेसिफिक कैरेक्टर है। अब हम देखेंगे दोनों ही ब्रांचों को समझने के लिए हमको जानना पड़ेगा कि कंडक्टर या चालक, तो जैसा कि हम पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं, पदार्थ 3 तरह के होते हैं। सब्सटेंस या पदार्थ 3 तरह के होते हैं। पहला होता है चालक, या इसको बोलते हैं कंडक्टर। दूसरा होता है कुचालक, या इसको सुचालक भी बोलते हैं, और ये कहलाता है इंसुलेटर। और तीसरा होता है अर्धचालक, जिसको बोला जाता है सेमीकंडक्टर। ये बात भी हमारे दिमाग पे होना चाहिए, इसका यूज़ फिजिक्स में भी होता है। अब हम यहाँ पर सिंपल तौर पे तीनों को देख लें, फिर डिटेल में देखेंगे कंडक्टर को। जैसा कि आप प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं, सुचालक वे पदार्थ होते हैं जिसमें से विद्युत धारा प्रवाहित होती है, ऐसा कह सकते हैं, या फिर जो विद्युत को अपने में से गुजरने देती है, इट अलाउ टू पास इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट। कुचालक वे पदार्थ होते हैं जो विद्युत धारा को अपने में से गुजरने नहीं देते। और अर्धचालक पदार्थ क्या होते हैं, वो गुजरने देते भी हैं और नहीं देते हैं, ये डिपेंड करती है कुछ बातों पर, इसलिए ज़्यादा उसको भी डिटेल पर नहीं देख रहे हैं, जब भी आएगा उसमें डिटेल में देख लेंगे। अर्थात हम ऐसा बोल सकते हैं कि जिनकी चालकता सुचालक और कुचालक के बीच में होती है वो कहलाती है अर्धचालक। मतलब सेमीकंडक्टर आर दोज सब्सटेंस विच कंडक्टिविटी लाइज बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर। सबसे इजी डेफिनेशन होगा। अब हम देखते हैं कंडक्टर 2 टाइप्स होता है। एक होता है मेटालिक कंडक्टर, धात्विक चालक। दूसरा होता है इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टर। दोनों को डिटेल में देखेंगे। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, धात्विक चालक में पहला स्पेशल पॉइंट होता है इसका कि इनमें विद्युत धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होता है। मीन्स इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये लिखेंगे हम यहाँ पे, विद्युत धारा की प्रवाह इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा होता है, इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा होता है, इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होता है। जबकि
इनमें विद्युत धारा का प्रवाह आयनों के द्वारा होता है। विद्युत धारा का प्रवाह आयनों के द्वारा होता है, आयनों के द्वारा होता है। पहले अंतर देखते हैं, फिर दोनों को डिटेल में देखेंगे। दूसरा पॉइंट इसका हो जाएगा, इसमें कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होती, कोई परिवर्तन नहीं होता, कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होता, मतलब हियर इज नो केमिकल चेंज, नहीं होता। और यहाँ रासायनिक परिवर्तन हो जाता है, मतलब इट इन्वॉल्व केमिकल चेंजेस, रासायनिक परिवर्तन हो जाता है। तीसरी इसकी पॉइंट्स होगी, यहाँ मैटर का ट्रांसफ़र नहीं होता या मैटर का मूवमेंट्स नहीं होता, नो एनी मूवमेंट्स ऑफ मैटर, मैंने पदार्थ का मूवमेंट्स नहीं होती, मूवमेंट्स नहीं होती। और इसमें क्या होता है, मैटर का आयनों के रूप में मूवमेंट्स होता है, पदार्थ का आयनों के रूप में मूवमेंट होता है। और चौथी इसकी बात होगी कि इसकी जो चालकता है वो ताप बढ़ाने पर घटती है, मतलब डिक्रीज बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ताप बढ़ाने पर घटती है, जबकि इसका ताप बढ़ाने पर बढ़ती है। यहाँ पर हम अगला पाँचवा पॉइंट के रूप में ले सकते हैं, एग्जाम्पल के रूप में हो जाएगा ऑल मेटल्स, सभी धातुएं। और यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑल आयनिक सब्सटेंस या सभी आयनिक यौगिक। इस तरह से हम 4 पॉइंट पर दोनों में डिफरेंस देख सकते हैं। एक बार फिर से संक्षिप्त करते हैं। पदार्थ को विद्युत के प्रति व्यवहार के आधार पर 3 प्रकार में बांटा गया है। एक सुचालक जिसको कंडक्टर कही जाती है, कुचालक इंसुलेटर कही जाती है, अर्धचालक सेमीकंडक्टर कहा जाता है। सुचालक पदार्थ उसे कहते हैं जो विद्युत धारा के लिए अपने में से गुजरने देती है। कुचालक वे पदार्थ होते हैं जो विद्युत के लिए अपने में से गुजरने नहीं देते। अर्धचालक जिनकी चालकता इन दोनों के बीच में होती है वो अर्धचालक पदार्थ कहलाता है। सुचालक पदार्थ पुनः 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है धात्विक चालक, ये मेटालिक कंडक्टर बोलते हैं इसको, मेटालिक कंडक्टर। और दूसरा होता है इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टर, विद्युत अपघटनी चालक बोलते हैं। यहाँ पर मैं अंतर के रूप में बताया कि मेटालिक कंडक्टर्स में विद्युत धारा की प्रवाह इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रॉन के थ्रू होता है। विद्युत धारा का प्रवाह आयनों के द्वारा होती है। ये दोनों में बेसिक डिफरेंस है, ये आयनों के द्वारा और ये होता है इलेक्ट्रॉन के द्वारा। यहाँ पर कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होता। अगर आप कंफ्यूज होते हो तो इसकी एग्जांपल ले लो। हमारे घरों में इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए जो वायरिंग हुआ रहता है, लंबे समय तक वायर से हम इलेक्ट्रिक करंट लेते रहते हैं, परंतु हम देखते हैं कि उसमें किसी प्रकार कोई केमिकल चेंजेस नहीं होता। यहाँ पर रासायनिक परिवर्तन हो जाता है। और तीसरा, पदार्थ का मूवमेंट नहीं होती, अर्थात पदार्थ या मैटर का किसी प्रकार से कोई ट्रांसफर या मूवमेंट्स नहीं होता, एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं जाता। जबकि यहाँ पदार्थ आयनों के रूप में क्या होती है, मूवमेंट होती है, आयन इधर उधर चलते फिरते रहते हैं। और ये चौथी सबसे बेस्ट इम्पॉर्टेंट है, ताप बढ़ाने पर चालकता घटती है। और यहाँ पर क्या होती है, ताप बढ़ाने पर चालकता बढ़ती है। ये चौथी पॉइंट। 5वां पॉइंट एग्जाम्पल के रूप में होगा ऑल मेटल्स,
इसका होगा सभी आयनिक यौगिक। इस तरह से हमने देखा कि दोनों में बेसिक अंतर। अब हम दोनों को और स्पेशल कैरेक्टर डिटेल के रूप में देखना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे मेटालिक कंडक्टर। जैसा कि हमने पढ़ा कि मेटालिक कंडक्टर धात्विक चालक में विद्युत धारा की प्रवाह के लिए देखो यहाँ पे लेते हैं हम लोग धात्विक चालक। यहाँ पर हम लोग देखो इसके मेन फीचर पॉइंट को लिस्ट आउट करते हैं। यहाँ आप ध्यान रखना कि पहला तो हमने देखे कि इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिक करंट, माने विद्युत धारा की प्रवाह के लिए इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल होता है। और दूसरा चीज़ हम लोग जो बेसिक देख चुके हैं वो होती है टेम्परेचर। तो टेम्परेचर को जब इंक्रीज़ की जाती है तो इसकी कंडक्टिविटी घटती है, घट जाती है। अब तीसरा हम देखते हैं कि आखिर क्या चीज़ है। तो तीसरा चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए हमें बता दूं कि नेचर ऑफ मेटल, मतलब मेटेलिक कंडक्टर की जो कंडक्टिविटी है, 3 बातों पर हम चर्चा करेंगे यहाँ पे। पहला तो क्या होगी, नेचर ऑफ मेटल। इसको अलग से यहाँ देखते हैं हम लोग, फैक्टर्स अफेक्टिंग द कंडक्टिविटी ऑफ मेटेलिक कंडक्टर। फैक्टर्स अफेक्टिंग कंडक्टिविटी ऑफ मेटेलिक कंडक्टर अर्थात मेटेलिक कंडक्टर की कंडक्टिविटी को कौन कौन चीज़ प्रभावित करता है। तो नंबर फर्स्ट है आपका नेचर ऑफ मेटल। और नेचर ऑफ मेटल को पहचानी जा सकती है उसके पीरियोडिक पोजीशन से। पहचानी जाती है पीरियोडिक पोजीशन से। आवर्त सारणी में उस मेटल का क्या स्थान है उसके द्वारा पहचानी जा सकती है। जैसा कि आप जानते हैं स्ट्रॉन्ग मेटल और वीक मेटल हुआ करता है। तो यहाँ पर ध्यान रखना, स्ट्रॉन्ग मेटल की जो कंडक्टिविटी होती है वो ज़्यादा होती है किससे, वीक मेटल से। ये हमारे पास आ जाएगा, ये कंडक्टिविटी ऑर्डर होगा मेटल में। स्ट्रॉन्ग मेटल्स आर मोर कंडक्टर या बिहेव से मोर कंडक्टिविटी देन द वीक मेटल। और कौन सा मेटल स्ट्रॉन्ग है कौन सा मेटल वीक है वो जानी जा सकती है उनके पीरियोडिक पोजीशन से। और इसलिए बड़ी आसानी से हम कह सकते हैं कि नेचर ऑफ मेटल पर डिपेंड करता है। दूसरा हम देखते हैं यहाँ पे, दूसरा देखते हैं नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन से। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या से। और जिन धातुओं में संयोजी इलेक्ट्रॉन्स अधिक होंगे उनकी चालकता अधिक होगी, जिनमें कम होंगे उनकी चालकता कम होगी। एक बात तो ये हुआ। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के साथ साथ देखो, इलेक्ट्रॉन अगर 2 मेटल हमको दिया गया है, दोनों की वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर हमको पता चल जाए तो बड़ी आसानी से हम बोल सकते हैं कि कौन ज़्यादा गुड कंडक्टर होगा या कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंडक्टिविटी शो करेगा, बड़ी आसानी से बताया जा सकता है। दूसरी बात ये होती है, इसको हम देखते हैं थोड़ा एक डायग्राम से। मान लो हमारे पास एक सोडियम है, सोडियम के न्यूक्लियस है, इसमें क्या होते हैं 3 सेल होते हैं और यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन होता है और अंदर में क्या होता है 8 इलेक्ट्रॉन होता है। उसके यहाँ शुरू में 2 1 2 3 4 5 6 7 8। सेकंड कक्ष में के सेल पर 2 इलेक्ट्रॉन होता है, एल सेल पर 8 इलेक्ट्रॉन और एम सेल पर 1 इलेक्ट्रॉन होता है, जिसकी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं Na281। मतलब इट हैज़ ओनली 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसके पास केवल एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है।
अब अगर मान लो जब इसको हम हीट देते हैं या इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं, तो इस सप्लाई एनर्जी जो भी सप्लाई करते हैं बाहर, तो क्या करती है, अपने इलेक्ट्रॉन को वो रिलीज़ कर देती है। तो रिलीज़ करने से इसकी स्ट्रक्चर हो जाएगा यहाँ पर Na+ और यहाँ क्या हो जाएगी 2H, और ये वाला सेल क्या हो जाएगी, देखो ये गायब हो जाएगा, ये वाला सेल गायब हो जाएगा। और इसके इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, अगर बाहर दिखाते हैं हम लोग, मान लो यहाँ आ गया बाहर आके, तो ये जो हिस्सा बच जाती है वैलेंस इलेक्ट्रॉन के निकलने से, ये कहलाती है कर्नेल, ये कहलाती है कर्नेल्स कहलाता है। और चूंकि कर्नेल्स क्या हो जाएगी, उसके रिस्पेक्ट में पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, और हम जानते हैं कि अपोजिट चार्ज पे अट्रैक्शन होता है, इसलिए जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द मेटल है आफ्टर रिलीजिंग द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वो क्या करती है, रिलीज इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर होल्ड करने का प्रयास करता है, अट्रैक्ट करना प्रयास करता है। तो जो कर्नेल्स अपनी इस रिलीज इलेक्ट्रॉन को जितना ज़्यादा टाइटली होल्ड करेगा, या वैलेंस इलेक्ट्रॉन को जितना टाइटली होल्ड करेगा, इलेक्ट्रॉन बड़ी आसानी से बाहर नहीं जा पाएगी या उसकी मोबिलिटी कम हो जाएगा। तो जिस किसी मेटल्स की मोबिलिटी जितनी ज़्यादा होगी, वह उतना ही अधिक चालकता शो करेगी। और मोबिलिटी दो चीज़ों पर डिपेंड करता है, एक तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर, और दूसरी क्या होगी, कर्नेल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स के बीच लगने वाले फोर्स पर। ये आपको ध्यान में रखना है। तो जिस किसी मेटल्स के लिए कर्नेल और इलेक्ट्रॉन्स के बीच लगने वाला फोर्स अगर स्ट्रांग होगा, तो ये इलेक्ट्रॉन टाइटली होल्ड होगा, और इसलिए मोशन के लिए या मोमेंट्स के लिए क्या होगी, वो हिंडर्ड शो करेगा, बाधा महसूस करेगा। और चूंकि इलेक्ट्रॉन की फ्लो या इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट्स पर डिपेंड करता है इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इसलिए हम बड़ी आसानी से कह सकते हैं जिस मेटल की वैलेंस इलेक्ट्रॉन टाइटली होल्ड रहेगा, उसकी मोबिलिटी उतनी ही कम होगी, उसकी कंडक्टिविटी उतना ही कम हो जाएगा। लेकिन जिस मेटल की वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर लूज होल्ड है मतलब हम ये कह सकते हैं कि दे आर ईज टू मूव, और आसान हो जाएगा उसके घूमने के लिए, और जितनी जल्दी मोबिलिटी आएगा उतनी क्या हो जाएगी, उसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। ये तो हमारे पास हो गया दूसरा पॉइंट के रूप में, और बाकी तो मैं आपको बता ही दिया था, वहाँ पे टेम्परेचर है। तो ये तो हो गई हमारी मेटेलिक कंडक्टर से रिलेटेड बातें, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आप ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर 3 चीज़ों पर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मेटल, और नेचर ऑफ मेटल का रिलेशन पीरियोडिक पोजीशन से है। अगर हमको किसी मेटल की पीरियोडिक पोजीशन प्रेडिक्ट करना आ जाए, तो वी आर एबल टू से विच मेटल विल शो मोर कंडक्टिविटी एंड विच विल वीक। दूसरा क्या बोला मैं, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोला। तो जिस मेटल्स में अगर दोनों मेटल्स दिए हैं, दोनों की अगर हमको इलेक्ट्रॉन्स अगर दिए हों, तो बड़ी आसानी से हम बोल सकते हैं कि कौन से मेटल की कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी, किसका कम होगा। इसका रीज़न क्या हुई कि मोर इज़ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मोर विल बी द इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। थर्ड पॉइंट्स क्या बोला मैं कि यहाँ पर ये 2 चीज़ हैं कि जो कर्नेल्स होते हैं, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन को छोड़ दिया जाए, बाकी जो रिमेनिंग पार्ट है वो कर्नेल्स कहलाता है। और कर्नेल्स और यहाँ पर आउटर इलेक्ट्रॉन या वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बीच जो लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स है, वो जितनी अगर ज़्यादा होगा, ये इलेक्ट्रॉन उतनी टाइटली होल्ड रहेगा, और टाइटली होल्ड होने से क्या होगी, इसके मूवमेंट्स कम हो जाएगा, मूवमेंट्स कम होने की वजह से इसकी कंडक्टिविटी कम हो जाएगी। ये है हमारा मेटेलिक कंडक्टर से रिलेटेड। नाउ वी विल सी अबाउट द इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टर। अब हम देखेंगे विद्युत अपघटनी चालकता पर। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं विद्युत अपघट्य क्या है। विद्युत अपघट्य, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। तो यहाँ पर 11वीं क्लास में इसमें कुछ बातें पढ़ चुके हैं कि कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं हमारे पास, यहाँ पर कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो सॉलिड स्टेट पर बैड कंडक्टर की तरह बिहेव करते हैं, परंतु फ्यूज्ड और सॉल्यूशन स्टेट पर गुड कंडक्टर की तरह बिहेव करते हैं, वो इलेक्ट्रोलाइट कहलाते हैं। तो क्या हो जाएगी डेफिनेशन, वे पदार्थ जो ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं, परंतु गलित अथवा विलयन की अवस्था में विद्युत के सुचालक होते हैं, वो कहलाते हैं विद्युत अपघट्य। एक बार फिर से बोल दे रहा हूँ मैं कि वे पदार्थ जो ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं, परंतु फ्यूज्ड या सॉल्यूशन स्टेट पर वो विद्युत के सुचालक होते हैं। तो इसके अगर डेफिनेशन हम लिखें तो क्या हो जाएगी, दो सब्सटेंस विच बिहेव्स एज बैड कंडक्टर
in solid state but behaves as good conductor in fused or solution state called electrolyte। ये हो गया हमारा इलेक्ट्रोलाइट का। फिर से देख लो, those substances which behaves as bad conductor, मतलब विद्युत का कुचालक होते हैं वो, और कब सॉलिड स्टेट पर, और गुड कंडक्टर हो जाते हैं वो सॉल्यूशन के स्टेट पर या फ्यूज स्टेट पर। ये हो गई हमारा विद्युत अपघट्य। विद्युत अपघट्य दो प्रकार के होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट दो तरह के होते हैं। एक होता है हमारे पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और एक हो जाता है हमारे पास वीक इलेक्ट्रोलाइट, मतलब प्रबल विद्युत अपघट्य और दुर्बल विद्युत अपघट्य। प्रबल विद्युत अपघट्य उसको कहते हैं जो फुली आयनाइज जाता है। चूँकि हम जानते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं हमारा आयनिक कंपाउंड, ये ध्यान रखना आप लोग। ऑल आयनिक सब्सटेंसेज या ऑल आयनिक कंपाउंड्स, मतलब जो कंपाउंड्स क्या होते हैं आयनिक बॉन्ड से बने रहते हैं, वो इलेक्ट्रोलाइट्स की तरह बिहेव करते हैं। और ये स्ट्रॉन्ग और ये वीक होता है। तो जो फुली आयनाइज जाता है, जो क्या हो जाती है फुली आयोनाइज जाता है, वो क्या होती है पूर्णतः आयनित हो जाता है। जैसे देखो यहाँ पर हमारे पास NaCl है, जिसको हम जानते हैं ये डोनेट करता है और ये एक्सेप्ट करता है, और ये आयनिक बॉन्ड से बने रहते हैं, इसलिए इसकी स्ट्रक्चर ऐसा होता है। जब इसको हम किसी सॉल्वेंट पर डालते हैं, मीन्स पानी पर डालते हैं, तो ये क्या हो जाती है अपने आयनों में डिकम्पोज हो जाती है, और ये आयंस क्या होते हैं मोशन करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देने से अपने आप चार्ज के अपोजिट इलेक्ट्रोड्स की ओर मोशन करते हैं और अपने साथ इलेक्ट्रिक कैरी करते हैं और विद्युत चालकता की तरह वो व्यवहार करते हैं। तो यहाँ पर क्या होते हैं फुली आयनाइज होते हैं। इसका मतलब समझ लीजिए, अगर हम यहाँ पर 100 अणु यूज़ करते हैं तो ये पूर्णतः आयनित हो जाएगा, मतलब 100 मॉलिक्यूल, ये 100 आयंस Na+ के और 100 आयंस Cl- के होंगे। दूसरी स्थिति में देखते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट। कुछ हमारे पास एग्जांपल्स हैं, जैसे एसिटिक एसिड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कार्बोनिक एसिड, ये सब इनमें से ये हो जाएगा हमारे पास CH3COO- और ये हो जाते हैं H+, एस्टेटान और हाइड्रोजन आयन में या डिकम्पोज हो जाता है। तो इस केस में ध्यान रखेंगे, अगर इसके हम 100 अणु लेते हैं तो मात्र इसमें क्या होते हैं 10 या 20 अणु डिकम्पोज होते हैं। मान लेते हैं यहाँ पर 10 अणु डिकम्पोज होता है, तो 10 एस्टेटाइन के बनेंगे, 10 हाइड्रोजन आयन बनेंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ 100 में से 10 ही डिकम्पोज हो रहा है। तो यहाँ पर अगर हम 100 - 10 करें तो ये हो जाएगा हमारे पास 90। अभी भी 90 अणु कंबाइंड स्टेट पर है यहाँ पर, और ये क्या है आयनिक स्टेट पर है। मतलब इसका जो आयोनाइजेशन है या डिकम्पोजिशन है वो क्या होती है कम होती है। एक शब्द आप नोट कर लीजिएगा, हम मिसकंसेप्शन में रहते हैं कि आयोनाइजेशन और हम डिकम्पोजिशन दोनों हमको सेम लगता है, बट ये सेम नहीं है, इसमें कुछ अंतर है। इस आयोनाइजेशन की केस पर ये होता है कि किसी आयनिक कंपाउंड्स में आयनों का सेपरेट होना या आयनों में चार्ज डेवलप होना, पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल, दैट इज कॉल्ड, ये फिनोमेना कहलाती है आपकी आयोनाइजेशन। देखो यहाँ पे क्या हुआ इस केस पर हमने देखा कि NaCl में चूंकि ये डोनर की तरह काम करता है और ये एक्सेप्टर की तरह, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, एक्सेप्ट करता है, और इसलिए क्या होता है डोनेट करने के बाद ये प्लस चार्ज एक्वायर करता है और ये माइनस चार्ज, मतलब ये क्या हो रहा है आयनाइज हो रहा है। और जब इसको सॉल्वेंट में डालते हैं तो ये आयंस क्या हो रहे हैं स्प्लिट हो रहे हैं, टूट रहे हैं, अलग हो रहे हैं। तो किसी आयनिक सब्सटेंस का
अपने आयनों में स्प्लिट होना डिकम्पोजिशन कहलाता है, जबकि किसी आयनिक यौगिक में दो टर्मिनल पर ये पोलराइज होना या चार्ज डेवलप होना वो कहलाता है आयोनाइजेशन। आयन के रूप में क्रिएट होना वो क्या कहलाता है? आयोनाइजेशन कहलाता है। ये दो बातें आपके दिमाग पे होनी चाहिए, फर्स्ट आयोनाइजेशन और एक क्या होता है दूसरा डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन मतलब स्प्लिटिंग ऑफ आयनिक कंपाउंड्स इनटू आयन इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन। अब यहाँ पर हम देखते हैं, मैं थोड़ा सा इसकी एक छोटी सी एग्जांपल से बताऊं तब शायद आपकी द्विधा दूर हो जाएगी कि इसमें हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है आयन, तो कैसे होता है उसको हम देखते हैं। मान लो हमारे पास एक विद्युत अपघटनी सेल है और विद्युत अपघटनी सेल पर हमने क्या किया, दो इलेक्ट्रोड्स लिया इनर्ट मेटल का, मान लो प्लैटिनम के ले लिए, ये भी प्लैटिनम का है, और इसको हमने क्या किया, सर्किट यहाँ भर दिया हमने सॉलिड, यहाँ भर दिया हमने सॉलिड NaCl, और इस सर्किट को जब पूरा करते हैं बैटरी से जोड़ करके, अगर गैल्वेनोमीटर लगाएं ऐसा अगर जोड़ देते हैं ये प्लस और ये माइनस, तब आपको पता है क्योंकि यह प्लेट बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है इसलिए ये कहलाएगा हमारा एनोड, और ये जो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा रहता है वो कहलाता है कैथोड। जब इसको सॉलिड स्टेट पर सर्किट क्लोज करते हैं तो गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं आता, जो इस बात को इंडिकेट करता है कि नो एनी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू द सर्किट, मतलब इस सर्किट से कोई भी धारा नहीं बन रही है, बह रही है। इसका मतलब भाई दो ही परिस्थितियाँ होती है, सर्किट डिस्कनेक्ट रहता है तभी करंट फ्लो नहीं होती, सर्किट अगर क्लोज रहती है तो करंट फ्लो होता है। तो यहाँ पर हमारी दृष्टि में दिख रहा है फिजिकली कि ये हिस्सा कनेक्टेड है। द्विधा की स्थिति ये है कि ये कनेक्ट है कि नहीं, हमको दिख तो रहा है जरूर कनेक्टेड, लेकिन हो सकता है कि हमारी दृष्टि में कनेक्टेड दिख रहा है परंतु हो सकता है ये डिस्कनेक्ट हो। तो सॉलिड स्टेट पर क्या होता है, ये विद्युत का कुचालक होता है। दो परिस्थिति समझिए, अगर हम इसको गर्म करते हैं तब आपको पता है कि ये जो NaCl है वो इस फॉर्म में रहता है। जब हम इसको गर्म करते हैं तो हीट क्या करती है, इसकी बॉन्ड को ये ब्रेक कर देता है और इसकी वजह से क्या हो जाती है Na+Cl आयन में, मतलब दो सेपरेट आयन पैदा हो गया। या फिर जब NaCl को अगर हम सॉल्वेंट या पानी पर डालते हैं तो पानी का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इनके बीच अन्योन्य क्रिया को फोर्स करती है। हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, क्या बिहेवियर होता है उसका। ये क्या कर देता है, इसको भी अपने आयनों में ब्रेक कर देता है। तो देखिए जब इसको नीचे से गर्म करते हैं तब भी गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन स्टार्ट हो जाता है, जो इंडिकेट करता है कि अब करंट बहना सर्किट पर स्टार्ट हो गया। या फिर इस पर अगर कोई विलायक की बूंद डाल देते हैं या थोड़ा बहुत कुछ क्वांटिटी अगर विलायक का डालते हैं, इन सॉल्यूशन में कन्वर्ट करते हैं, तब भी यहाँ पर डिफ्लेक्शन दिखाई देता है। इसका मतलब यह फ्यूज्ड स्टेट, गर्म करेंगे तो फ्यूज़ होगा, गलेगा, और पानी डालेंगे तो सॉल्यूशन बनेगा। इन दोनों ही केस पर क्या होता है, ये यहाँ पर कंडक्टर की तरह बिहेव करता है, परंतु सॉलिड स्टेट पर वो कंडक्टर की तरह बिहेव नहीं करता। तो यहाँ सोचने की बात है कि यद्यपि यहाँ भी आयन है और यहाँ भी आयन है, दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या, देखो दोनों की स्थिति बात कर रहा हूँ। तो यहाँ दोनों में क्या है, यहाँ यद्यपि आयन है बट वो डिकम्पोज नहीं है, स्प्लिट नहीं है, और जब तक वो स्प्लिट नहीं होगा तब तक कि वो मोशन नहीं कर सकता, और मोशन नहीं कर सकेगा तब तक जब तक वो चार्ज को कैरी नहीं कर सकता, और चार्ज को कैरी नहीं करेगा तो सर्किट क्लोज नहीं होगा, और सर्किट क्लोज नहीं होगी तो करंट फ्लो नहीं होगा। इसीलिए यहाँ पर क्या होती है, देखो अगर यहाँ लेते हैं Na+ और Cl, ये ऐसा है चूँकि यद्यपि चार्ज है दोनों के बीच बट ये क्या घूमने के लिए स्वतंत्र नहीं है, इसलिए घूम नहीं सकते और इसलिए चार्ज को कैरी नहीं कर सकते, चार्ज को ले जा नहीं सकते आवेश को, और सर्किट डिस्कनेक्ट रहता है। लेकिन जैसे ही इसको फ्यूज़ करते हैं ये बाउंड ब्रेक होती है, या पानी डालते हैं बाउंड ब्रेक हो जाता है, तो ये दोनों आयंस क्या होते हैं, मूव करने के लिए फ्री हो जाते हैं, और मूव करने के लिए फ्री होने की वजह से जितने भी पॉजिटिव आयंस होंगे वो निगेटिव प्लेसमेंट कैथोड की ओर आएंगे, और जो निगेटिव चार्ज होता है वो पॉजिटिव चार्ज की ओर, और इस तरह से सॉल्यूशन के अंदर
क्या होती है, आयनों का मूवमेंट्स स्टार्ट हो जाता है और इसी मूवमेंट्स की वजह से क्या होती है, सर्किट क्लोज हो जाता है और करंट्स बहना स्टार्ट हो जाता है। तब हमारे दिमाग में बात आ गई होगी कि यद्यपि सॉलिड स्टेट पर भी ये क्या आयनाइज है, परंतु ये इंसुलेटर की तरह बिहेव कर रहा है, तो हम कह सकते हैं कि चूंकि सॉलिड स्टेट पर आयनाइज तो है, बट यहाँ पर आयंस क्या है, एकदम कंबाइंड स्टेट पर हैं, वो फ्री नहीं है घूमने के लिए, और इसलिए विद्युत का कुचालक होता है। जैसे इसको फिर से सॉल्यूशन में डालते हैं तो इस आयंस क्या होता है, स्प्लिट हो जाते हैं, स्प्लिट होने से वो घूमने में फ्री हो जाते हैं और ये चार्ज कैरी करते हैं और करंट फ्लो होता है और वो कंडक्टर की तरह भी हेल्प करता है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आया कि जो इलेक्ट्रोलाइट्स कंडक्टर होते हैं उनकी कंडक्टिविटी किस पर डिपेंड की, आयंस पर, या हम बोल सकते हैं फ्री आयंस पर डिपेंड करता है। यहाँ आयन फ्री नहीं है इसलिए क्या हो, बैड कंडक्टर हो गया, यहाँ आयन फ्री हो गया इसलिए क्या होता है, गुड कंडक्टर हो जाता है। तो हम बोलेंगे कि कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टर इज डिपेंड्स ऑन द फ्री आयंस। जितने ज़्यादा फ्री आयंस होंगे उतनी ही ज़्यादा क्या होगी, उसकी कंडक्टिविटी होगा। ये तो हो गई हमारे पास ये। अब क्वेश्चन आती है हमारे पास कि किसी इलेक्ट्रोलाइट्स में कितने फ्री आयंस होंगे, हाउ मच फ्री आयंस प्रेजेंस इन इलेक्ट्रोलाइट, कितने फ्री आयन होंगे, हाउ मच फ्री आयंस प्रेजेंस इन इलेक्ट्रोलाइट। हमने देखा कि नंबर ऑफ फ्री आयंस, देखो नंबर ऑफ फ्री आयंस प्रोपोर्शनल हो जाता है उसकी कंडक्टिविटी। मतलब कंडक्टिविटी क्या होती है, बढ़ती है यदि उसमें नंबर ऑफ फ्री आयंस होते हैं। अब कि इस घटना में क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो हमने बताया था ये आयनाइजेशन तो डिकम्पोजिशन कहलाता है। तो कौन सी फिनोमेना से आयंस फ्री हो रहे हैं, तो डिकम्पोजिशन से। कौन सी फिनोमेना से, देखो आयनाइजेशन से आयंस फ्री नहीं हो रहे हैं, किससे हो रहे हैं, डिकम्पोजिशन से। तो जितनी ज़्यादा डिकम्पोजिशन होगा उतनी ही ज़्यादा फ्री आयंस होंगे, उतनी ही उसकी कंडक्टिविटी होगी। मीन्स द कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ रेट ऑफ डिकम्पोजिशन, या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या डिकम्पोजिशन, या फिर एक्सटेंट ऑफ डिकम्पोजिशन। तो यहाँ पर हमारे पास आया कि बेसिकली हम देखें तो कंडक्टिविटी किस पर डिपेंड किया, एक दूसरा रिलेशन आ गया हमारे पास, कंडक्टिविटी डिपेंड किया, प्रोपोर्शनल होगा रेट ऑफ डिकम्पोजिशन, रेट या फिर एक्सटेंट ऑफ डिकम्पोजिशन। तो यहाँ पर हमको जानना पड़ेगा अब नया चीज़ कि आखिर रेट ऑफ डिकम्पोजिशन या एक्सटेंट या डिग्री बोलते हैं, सॉरी, डिग्री ऑफ डिकम्पोजिशन या एक्सटेंट ऑफ डिकम्पोजिशन बोला जाता है। तो यहाँ पर हमको ये जानना पड़ेगा कि आखिर हमने डिकम्पोजिशन समझ लिया, लेकिन हमको ये पता नहीं कि एक्सटेंट क्या होता है, डिग्री क्या होता है। तो यहाँ फिर बता दूँ कि अभी जैसे हमने किया था NaCl की केस में लिए थे, तो जब इसको हमने फ्यूज़ किया या आयनों में डिकम्पोज हुआ, तो मैंने कुछ देर पहले बताया अगर इसके 100 मॉलिक्यूल लेते हैं तो 100 के 100 क्या हो जाते हैं, स्प्लिट हो जाते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं। लेकिन इन केस ऑफ एसिटिक एसिड अगर हम इसको लेते हैं तो यहाँ पर क्या होती है, एसिटेट आयन बनती है और क्या बनती है, H+ होता है। लेकिन यहाँ पर अगर 100 मॉलिक्यूल्स लेते हैं, ओनली 10 मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, डिकम्पोज होते हैं। तो यहाँ पर 90 क्या होता है, कंबाइंड स्टेट पर रहता है, और 10 क्या होते हैं, आयनाइज स्टेट पर रहता है या डिकम्पोज स्टेट पर होता है। तो किसी इलेक्ट्रोलाइट्स की जो एक्सटेंट ऑफ डिकम्पोजिशन है या डिग्री ऑफ डिकम्पोजिशन है, वो डिपेंड करता है कि कुल में से कितना पार्ट डिकम्पोज हो रहा है, वो कहलाती है डिग्री ऑफ डिकम्पोजिशन। तो हमारे पास फार्मूला होती है, डिग्री ऑफ डिकम्पोजिशन को अल्फ़ा से डिनोट करते हैं। तो अल्फ़ा हो जाएगा नंबर ऑफ molecules which split in ions, मतलब उन अणुओं की संख्या जो क्या हो रहे हैं, स्प्लिट हो रहे हैं, टूट रहे हैं आयनों के रूप में। और ये हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल
ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट ये हो जाएगी हमारे पास ये। अगर हिंदी में बोलें तो डिग्री ऑफ डिकम्पोजिशन होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, मतलब स्प्लिट होने वाले अणुओं की संख्या, और ये क्या है, कुल अणुओं की संख्या या स्प्लिटेड मॉलिक्यूल्स की संख्या, टूटने वाले अणुओं की संख्या बटे कुल अणुओं की संख्या का अनुपात होता है डिग्री ऑफ डिकम्पोजिशन। तो यहाँ इसको ऐसा ही बोल सकता हूँ, कुल अणुओं में से जितना अणु डिकम्पोज होता है वो कहलाता है, उसकी डिग्री ऑफ डिकम्पोजिशन कहलाता है या एक्सटेंट ऑफ डिकम्पोजिशन कहलाता है। यहाँ देखो आप, पूरे में से पूरे हो जा रहा है, तो अगर इसकी हम फार्मूला लें, वैल्यू पुट करें, तो देखो क्या हो रहा है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विच स्प्लिट, तो कितना स्प्लिट हो रहा है, 100 स्प्लिट हो रहा है, और यहाँ पर टोटल कितने मॉलिक्यूल हैं, 100 हैं, इसलिए क्या हो जाएगी, 1 आएगा। तो जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं वो फुली डायनाइज होते हैं, या 100 या फिर बोल सकते हैं इसको 100% बोल सकते हैं। तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए क्या होती है, अल्फ़ा की वैल्यू 1 होती है या फिर 100% होती है। अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए अप्लाई करें तो देखो यहाँ पर क्या है, 10 मॉलिक्यूल्स डिकम्पोज हो रहा है, और टोटल कितने थे हमारे पास, 100 थे, तो यहाँ पर ऑलरेडी क्या हो जाएगा, लेस देन 1 आएगा, लेस देन 1 आएगा, मीन्स अल्फ़ा इज लेस देन 1, या फिर क्या हो जाएगी, लेस देन 100%, लेस देन 100%, 100% से कम हुआ करता है वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। ये तो हो गया हमारे पास डिग्री ऑफ डिकम्पोजिशन। एक बार संक्षिप्त कर लेते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स की चालकता, विद्युत अपघट्ट की चालकता उसके आयनों की मोबिलिटी पर डिपेंड करता है और आयनों की संख्या पर डिपेंड करता है। तो और आयनों की संख्या ज़्यादा होने से या फ्री आयंस की संख्या ज़्यादा होने से चालकता बढ़ जाएगी, और जो फ्री आयंस कितने होंगे वो डिपेंड करता है डिग्री ऑफ डिकम्पोजिशन पर। और डिग्री ऑफ डिकम्पोजिशन की फार्मूला मिला कि कुल अणुओं में से कितने अणु डिकम्पोज होते हैं। फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट विच स्प्लिट इनटू आयंस इन होल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या डिग्री ऑफ डिकम्पोजिशन कहलाता है। इसकी डेफिनेशन हम लिख सकते हैं, यहाँ पे अल्फा की डेफिनेशन हो जाएगी, क्या हो जाएगा, द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट विच स्प्लिट इनटू या इन आयंस इन होल, पूरे में से जितने फ्रैक्शन, जितना भाग आयनाइज होता है वो कहलाती है उसकी डिग्री ऑफ डिकम्पोजिशन या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिकम्पोजिशन का दूसरा नाम डिसोसिएशन, हिंदी में बोलते हैं इसको वियोजन। कुल मिला के अणु का उसके आयनों में स्प्लिट होना डिकम्पोजिशन या डिसोसिएशन कहलाता है। अब हम देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग द कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। Factors affecting the conductivity of electrolyte। यहाँ पर 4 फैक्टर काम करते हैं। पहला फैक्टर होता है नेचर ऑफ सब्सटेंस या पदार्थ की प्रकृति। दूसरा होता है नेचर ऑफ सॉल्वेंट, और तीसरा हो जाता है डाइल्यूशन, और चौथा हो जाता है टेम्परेचर। ये 4 ही फैक्टर होते हैं जो किसी इलेक्ट्रोलाइट्स की कंडक्टिविटी को प्रभावित करते हैं। तो फिर से आपको बता दूं, चारों ही पॉइंट्स को समझने से पहले हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि किसी इलेक्ट्रोलाइट्स की जो कंडक्टिविटी है वो आयनों की मोबिलिटी पर डिपेंड करता है, आयनों की मोबिलिटी पर। तो यहाँ पर फिर से मैं कॉर्नर में लिख रहा हूँ कि कंडक्टिविटी
कंडक्टिविटी प्रोपोर्शनल हो जाता है मोबिलिटी ऑफ आयन, मोबिलिटी ऑफ आयन्स पर। ये ध्यान रखना है, हमको हर रिलेशन को यहीं से जोड़ना है। तो जो जो फैक्टर्स क्या करेगा, मोबिलिटी ऑफ आयन्स को इफ़ेक्ट डालेगा, वो उसकी कंडक्टिविटी को भी इफ़ेक्ट डालेगा। और या इसको ऐसा कह सकते हैं कि जो जो फैक्टर क्या करेगी, मोबिलिटी, आयनों की मोबिलिटी को इंक्रीज़ करेगा, उसकी कंडक्टिविटी को भी इंक्रीज़ करेगा। और जो भी फैक्टर्स क्या करेगा, आयनों की मोबिलिटी को डिक्रीज़ करेगा, वो उसकी कंडक्टिविटी को भी डिक्रीज़ करेगा। तो चलिए हम चलते हैं, नेचर ऑफ सब्सटेंस को समझते हैं। हमको पता है कि कुछ पदार्थ, जैसे हम NaCl फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप की बात करें तो KCl है, NaCl है, EtC, ये सब क्या होते हैं, आयनिक होते हैं। तो आयनिक सब्सटेंस क्या होते हैं, आयनित होते हैं। दूसरा हम ले लें, मान लो शुगर को ले लो, यूरिया को ले लो, तो ये क्या होते हैं, हमारे पास कोवेलेंट होते हैं। क्या होते हैं, कोवेलेंट होते हैं। और आयनिक सब्सटेंस क्या होते हैं, अपने आयनों में डिकम्पोज होते हैं, आयनों में डिकम्पोज होते हैं। डिकम्पोज यहाँ लिखूँगा मैं आयंस, जबकि ये क्या होता है, नॉट डिकम्पोज, नॉट डिकम्पोज, टूटते नहीं हैं, किसमें, आयंस में। तो यहाँ पर हम ले सकते हैं नॉट डिकम्पोज, या ऐसा लेके ऐसा कर सकता हूँ। तो सब्सटेंस क्या होगी, जो आयनिक होते हैं वो डिकम्पोज हो सकते हैं अपने आयनों में। और यहाँ पर जो शुगर है, यूरिया जैसे जितने भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं जो कोवेलेंट होते हैं, यहाँ और बता दूँ आपको, कोवेलेंट सब्सटेंस और एक कोऑर्डिनेट, तीन तरह के सब्सटेंस हुआ करते हैं, आयनिक, कोवेलेंट, कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट एंड कोवेलेंट की बिहेवियर सेम होती है तो आयनिक से। तो आयनिक क्या होते हैं, डिकम्पोज होते हैं अपने आयनों में, और ये कोवेलेंट्स क्या होते हैं, डिकम्पोज नहीं होते। तो इन दोनों में देख के आप बताइएगा कि किसमें फ्री आयंस मिल सकते, किसमें आयंस क्रिएट हो सकते हैं। तो निसंदेह हमको मिलता है आयनिक कंपाउंड्स में। इसलिए आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं कि कंडक्टिविटी अधिक होती है किसकी तुलना में, कोवेलेंट कंपाउंड्स की तुलना में, कोवेलेंट कंपाउंड की तुलना। मतलब कोवेलेंट वाले क्या होते हैं, इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं, जबकि आयनिक कंपाउंड्स क्या करते हैं, वो सुचालक की तरह व्यवहार करते हैं। ये तो हो गया नेचर ऑफ सब्सटेंस पर। अब यहाँ पर हमको देख के बताया जा सकता है, जैसे अगर हमको बोले, मान लो MgCl2 बोलता है और इधर का कोई भी देता है Cl2 बोलता है, और हमको बोलेगा कि इन दोनों में कौन चालक होगा। तो हमको पता है, अगर पीरियोडिक पोजीशन अगर याद हो कि ये S ब्लॉक का एलिमेंट है, P ब्लॉक का एलिमेंट है, और S और P के बीच हमेशा आयनिक बॉन्ड बनती है। इसका मतलब मैग्नीशियम क्लोराइड आयनिक है, और ये क्या है, हमारा कोवेलेंट बॉन्ड से बना है। और इसलिए क्या हो गया, ये इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा, विद्युत चालकता शो नहीं करेगा, और ये क्या हो जाएगी, विद्युत चालकता हो जाएगा। तो पीरियोडिक पोजीशन अगर एलिमेंट्स की पता लगा लें तो हम नेचर ऑफ बॉन्ड्स पता लगा सकते हैं, टाइप ऑफ बॉन्ड बता सकते हैं। और टाइप ऑफ बॉन्ड अगर पता चल जाएगा तो वी आर एबल टू से कि विच सब्सटेंस बिहेव्स एज इलेक्ट्रिकल गुड कंडक्टर एंड विच विल बिहेव्स एज इंसुलेटर। ये तो हो गया पहला फैक्टर से। दूसरे फैक्टर की ओर हम चलते हैं, जो कि है नेचर ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ पर आपको बता दूं, या इसको हम नेचर ऑफ सॉल्वेंट को तीसरा, इसमें एक और पॉइंट जोड़ सकते हैं हम लोग, हाइड्रोलिसिस या सॉल्वेशन एंड हाइड्रेशन, सॉल्वेशन एंड हाइड्रेशन। इस पॉइंट से ज़्यादा मायने रखेगा हमारा ये सॉल्वेशन और एंड हाइड्रेशन। फिर से यहाँ पे बता दूँ सॉल्वेशन क्या होता है, या जब भी किसी सब्सटेंस पर सॉल्वेंट डालते हैं तो किस तरह से इफेक्ट डालता है उस पर विचार करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा, जैसे देखो आप, ये मान लो NaCl है, इसको जब सॉल्वेंट पर डालते हैं Na+Cl में टूटता है। चूँकि ये पोलर सॉल्वेंट होता है H2O क्या है हमारा, पोलर सॉल्वेंट है, ध्रुवीय विलायक है। पोलर सॉल्वेंट मतलब इसके भी दो टर्मिनल हुआ करते हैं, इसको सिंबलाइज करते हैं प्लस माइनस से।
तो ये क्या करता है, यहाँ पे Na+ को चारों तरफ से अपने नेगेटिव टर्मिनल से घेर लेता है और यहाँ पर Cl को क्या करता है, चारों तरफ से वो अपने पॉजिटिव टर्मिनल से घेर लेता है और इसकी वजह से ये क्या कहते हैं, घेर लिए जाते हैं। ये जो आयंस स्प्लिटेड हैं वो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल द्वारा घेर लिए जाते हैं, प्रोटेक्ट कर लिए जाते हैं और प्रोटेक्ट कर लिए जाने की वजह से इनकी जो मोबिलिटी है वो क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है और मोबिलिटी स्लो होने की वजह से इनकी कंडक्टिविटी कम हो जाती है। ये है सॉल्वेशन। यहाँ ध्यान रखना आप कि किसी पदार्थ को सॉल्वेंट में डालने पर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल द्वारा आयंस को प्रोटेक्ट करने की जो क्रिया है वो कहलाती है सॉल्वेशन। और यहाँ कोई नया शब्द नहीं है। अगर सॉल्वेंट के रूप में वाटर यूज़ की जाती है तो यही शब्द बन जाती है हाइड्रेशन। अगर एल्कोहल यूज़ होती है तो यही कहलाता है एल्कोनेशन। अगर बेंजीन होती है तो बेंजोनेशन कहलाता है। ये तो हो गया हमारा सॉल्वेशन से। और दूसरा देखते हैं, तीसरा है डाइल्यूशन। डाइल्यूशन का मतलब होता है किसी विलयन में और अधिक विलय को मिलाना। किसी विलयन में और अधिक विलायक को मिलाने की क्रिया, विलायक को मिलाने की क्रिया। अब यहाँ पर एक छोटा सा उदाहरण से लेते हैं कि हम अगर एक गिलास हमारे पास शरबत है, वो शरबत अगर मीठा है तो हम क्या करते हैं, उस पर और सॉल्वेंट मिलाते हैं जिससे क्या हो जाती है, फीका हो जाता है। तो उसी तरह से क्या होती है, डाइल्यूशन क्या है, किसी विलयन में और अगर विलय मिला देते हैं तो उसमें विलय की कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाती है। तो इस घटना को बोलते हैं डाइल्यूशन। डाइल्यूशन कॉन्सेंट्रेशन का अपोजिट होता है। जिस सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगी उसमें कम डाइल्यूट होगा और जिस सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन कम होती है वो ज़्यादा डाइल्यूट होता है। तो डाइल्यूशन की प्रोसेस से कॉन्सेंट्रेशन कम होती है। तो यहाँ डाइल्यूशन बना है। देखो अभी इसको देखते हैं। मान लो हमारे पास Na और प्लस है, इसको हमने क्या किया, ये इतने आयतन 1 लीटर की पात्र में भरे हैं। अगर इसको हम 2 लीटर की पात्र में भरते हैं तो ये पूरी वॉल्यूम पर क्या हो जाएगी, फैल जाएगा। तो यहाँ ऐसा करने से क्या हो रही है, दोनों के बीच की डिस्टेंस बढ़ रही है और डिस्टेंस बढ़ने से उनकी मोबिलिटी बढ़ जाएगी। मोबिलिटी बढ़ने से उनकी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। तो डाइल्यूशन इंक्रीज करने से कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। ये आ गया हमारा तीसरा। चौथा है टेम्परेचर। टेम्परेचर इंक्रीज करने से इनकी कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। ये है हमारा फैक्टर्स। फिर से एक बार देखें हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग द कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। फर्स्ट पॉइंट क्या है, नेचर ऑफ सब्सटेंस। सब्सटेंस की नेचर पर डिपेंड करता है। मैं बताया सब्सटेंस 2 तरह से होते हैं, एक क्या होती है आयनिक और एक दूसरा कोवेलेंट। आयनिक अपने आयनों में टूट जाते हैं इसलिए विद्युत के सुचालक होते हैं, ये अपने आयनों में नहीं टूटते इसलिए विद्युत के कुचालक होते हैं। दूसरा सॉल्वेंट और हाइड्रेशन। तो यहाँ पर सॉल्वेंट का मतलब बता दिया मैं। ये एक्चुअल में क्या करते हैं, द प्रोटेक्टेड स्प्लिटेड आयन को प्रोटेक्ट कर देते हैं जिनसे उसकी मोबिलिटी कम हो जाती है। और इसलिए सॉल्यूशन, जिस किसी सॉल्वेंट की सॉल्वेशन ज़्यादा होगा उसके जो आयंस होंगे वो ज़्यादा प्रोटेक्टेड होंगे, इसलिए उनकी मोबिलिटी कम हो जाएगी। मोबिलिटी कम होने से कंडक्टिविटी कम हो जाएगा। और तीसरा डाइल्यूशन। डाइल्यूशन बढ़ाने से उनकी वॉल्यूम बढ़ती है। वॉल्यूम बढ़ने से आयंस क्या होते हैं, दूर दूर फैल जाते हैं। दूर दूर फैलने से क्या होती है, अपनी इंट्रैक्शन फोर्स कम फील हो जाता है और उनकी मोशन बढ़ जाती है, उनकी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। और टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होती है, चूँकि जब टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी का फंक्शन होता है तो यहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज करने से काइनेटिक एनर्जी होगी। काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन उसके मोशन से है और इसलिए हम समझ सकते हैं कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से उसकी मोशन मोबिलिटी बढ़ जाएगा, मोबिलिटी बढ़ने से उसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। एक बार ज़रूर बोलूँगा मैं कि हर वीडियो को देखने से पहले आपके साथ अपनी कॉपी और पेन रखिए। देखने से ज्ञान हमारी स्थायी नहीं होती, जबकि उसको नोट डाउन करने से हमारी नॉलेज स्थायी होता है। इसलिए हर वीडियो को देखने से पहले अपने पास कॉपी पेन रख लीजिए और बार बार अगर जहाँ समझ नहीं आ रही वीडियो को पॉज करके अपनी कॉपी पर नोट करो और तब तक आगे मत बढ़ाओ जब तक कि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है। तब तक डाउट्स होती है तो आप कमेंट्स में मेरे से भेज सकते हैं, डाउट्स क्लियर कर दी जाएगी। ओके।